अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। कल परसों जो इलेक्शन हुए हैं कराची में, इसमें हर आदमी सोचता है कि क्या ये पीपल्स पार्टी का जीतना जो है वो कैसा आपको नज़र आता है। इसके लिए एक ही बात है कि ऐसे ये जैसे 77 के इलेक्शन भुट्टो के दौर में हुए थे, जबकि जबकि ऐसा हुआ था कि 77 में भुट्टो उसने कोशिश की थी कि लाड़काना से अपनी सीट बिला मुकाबला मौलाना जान मोहम्मद साहब को उन्होंने, बल्कि उन्हें अगवाई करवा लिया था। और जब वो इतने बड़े, यानी 6 जुलाई 77 को आखिर वो उसका एंड जो है वो मार्शल ज़ियाउल हक का जो है वो लग गया। आप देखें कि हम कराची में नहीं रहते, लेकिन हमें पता है कि लोगों की राय क्या है। हाफिजुर नईम नईमुर रहमान, उनकी बड़ी मेहनत है। इस दफ़ा उनकी जो मेहनत थी वो नज़र आ रही थी कि रंग लाएगी और वो जीतेंगे। जब दूसरे नंबर पर आप उसको कह लें कि पीटीआई, क्योंकि एक उभरती हुई जमात है और उसके चांस नज़र आ रहे थे कि टफ मुकाबला इन दोनों का होगा, पीटीआई और जमीयत का। लेकिन अब रिजल्ट जो आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद में पूछा, मैंने कहा यार इस्लामाबाद के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। उन्होंने कहा जी यहाँ हुकूमत को पता है कि हम यहाँ जीत नहीं सकते। मैंने कहा यार 2 दिन रह गए हैं तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि भाई, कोर्ट ने तो कह दिया है कि भाई इलेक्शन करवाएं। उन्होंने कहा जी कोर्ट ने कहा है तो क्या कहा है ना। मैंने कहा तो ये तो इन अदालत हो जाएगी। उसने कहा पे ही होती रहे। इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं करवाया क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। इसके मुतबादल मुझे बताया गया, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि कराची में उन्होंने अपना इंतज़ाम कर लिया जरदारी ने, और उसमें उसके जो इंतज़ामात हैं उसको 100% पता है कि मैं अपना काम कर लूँगा। इसलिए उन्होंने उन्होंने बाकायदा पहले, आज से 1 महीना पहले जो ऐलान कर दिया था कि मेयर भी हमारा होगा कराची का। यानी ये तो इंसान को इत्मीनान होता है तो वो किसी को ये कहता है, वरना नहीं तो किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ था कि वो पहले ही से 1 महीना ऐलान कर रहे हैं जी कि हमारा मेयर होगा। अब सीटों के हिसाब से जो अनाउंस हुई हैं उसमें तो आप कह सकते हैं कि उनकी सीटें वो फर्स्ट नंबर पे हैं और सेकंड नंबर पे जमीयत है, तीसरे नंबर पे पीटीआई है। जबकि इस टाइम जो सिंध के हालात हैं, अगर अगर कोई मुखलिस बंदा सोचे और समझे और अवाम की राय ले सही मायनों में मुखलिस होके, तो पीपल्स पार्टी का कहीं सर पांव नहीं बनता। ना उनकी कंडीशन है। जो अपने हलकों में सलाब जदगान के लिए नहीं निकलते, वो वोट लेने के लिए क्या निकलते होंगे। ये धांधली के अलावा कोई चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने एक गेम, उन्हें पता है कि भाई हमने जो तरीकाकार था उसका पहले ही से प्लान बनाया हुआ है। यानी अब वो एमकेएम वाले जो पीटते थे कि हमारे हलके में 90,000 वोट हैं और जिस तरफ पीपल्स पार्टी को जीतने की उम्मीद है वहाँ उन्होंने 3 हलके बना दिए, यानी 30,000 के 3 हलके बना दिए
उनके 3 यूसी जीत गए। आप देखें कि उन्होंने अपने 3 जितवा लिए और इनके लिए 1 रख दिया, क्योंकि वो वोट का बढ़ा दिया ना, कहाँ 90,000 और कहाँ 30,000। फिर दूसरा उन्होंने इसको जोड़ा भी किससे कि ये जो है ना, ये शहर का ये हदूद जो है ना, यहाँ से निकाल के इस साइड ले जाओ, इस पट्टी में डाल दो, इस तरफ हमारे वोट ज़्यादा हैं। उन्होंने वो हल्के भी जो है ना वो अपने मुंतखब किए हुए थे कि इस साइड पे हमारा हल्का ज़्यादा है, और इसी में उन्होंने इस चीज़ की उन्हें उम्मीद थी, तो उन्होंने ये इलेक्शन करवाए। इस्लामाबाद के क्यों नहीं करवाया उन्होंने? कोर्ट उन्हें कह रहा है कि इलेक्शन करवाएं, और वो कह रहे हैं जी नहीं हमने करवाने। वहां कोर्ट ने नहीं कहा, वहां इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम करवाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब उन्हें उम्मीद थी तो तब उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी कि हम वोट करवाएंगे, भाई इलेक्शन करवाएंगे। करवाया उन्होंने इलेक्शन, वोट हुए, और वो उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट लिया। आप बकायदा देखें, इन्होंने बकायदा गाड़ियां पुलिस वाले सामान लेके भाग रहे हैं, हमला करके लोग प्राइवेट आ रहे हैं और वो बैलेट बॉक्स उठा के लेके जा रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को यरगमाल बना के वो पर्चियां डाली जा रही हैं। एक एक पोलिंग स्टेशन पे वो आदमी बिल्कुल उनसे बिल्कुल पूछ रहा है सामने, कितने वोट पोल हुए हैं? उन्होंने कहा जी 21। दूसरी लेडीज से पूछा कितने हुए जी 21। तीसरी से पूछा, उसने कहा जी हमारे पास लिस्ट जो है वो उसके मुताबिक 21 ही हैं। आप बताएं कि जब 21 वो बता रहे हैं तो वो कह रहा है कि बक्स में मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक का बक्स है, नजर आ जाता है कि इसमें कितना ढेर लगा हुआ है। उसने कहा ये 21 तो नहीं, ये तो कम से कम 200 से 300 के दरमियान है। आप अंदाजा लगाएं कि 21 कहाँ और 200 और 300 के दरमियान पर्चियां जो वो नजर आ रही हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो दीदा दलेरी से कह रहा है नहीं जी बड़े अच्छे इलेक्शन हुए। और फिर इन्होंने देखे ना आप एक और भी कि इन्होंने क्या किया हुआ है, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, सूबाई गवर्नमेंट के अंडर है, एसी है, डीसी है, जो भी है। उसने अगर इलेक्शन करवाना है, क्योंकि अब टीचर ही आएंगे या कोई हेल्थ के महकमे से आएगा बंदा, वो तो सारे ताबेदार होते हैं कमिश्नर के, डीसी के, एसी के, पुलिस भी उन्हीं के अंडर होती है। तो इन लोगों से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग ना करेंगे गवर्नमेंट को कि हम आपकी मर्जी। अगले ने सिर्फ इतना ही कहना है, ओए फिर तुझे इस तरह करते हैं कि मेरा ख्याल है तुम्हारा तबादला आने वाला था, मैंने तो रोक लिया है। अब जिस बंदे को ये पता है कि मेरा तबादला आने वाला था और रोक लिया, उससे तो आप जो मर्जी काम ले लें। इसी को कहते हैं कि इंतजामिया की मिली भगत, क्योंकि वो उसको मजबूर कर देते हैं कि वो आपकी मर्जी का रिजल्ट या आपके कहने के मुताबिक चले। अब एक आदमी पूछ रहा है जी कि यहां से एक कॉपी कहाँ गई? उसने कहा जी वो देखेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कर रहे हैं, हम बताते हैं आपको, आप फिक्र ना करें। भाई फिक्र ना करें ये वाली बात किसने आपको बताई कि फिक्र ना करें? फिक्र नहीं है तो फिर क्या, क्यों आए हैं वो? इसीलिए कि उन्हें फिक्र है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि ये काम क्यों हो रहा है। उसी टाइम अगर आप वहाँ के इंचार्ज हैं, उसी टाइम उनके सामने लिखें कि ये देखें जी मैं रिपोर्ट लिख दिया, और आप भी यहाँ साइन कर दें, ये एप्लीकेशन दे देते हैं, रिजल्ट आ जाएगा, अच्छी बात है। एक तो जो शिकायत लेके आया उसकी शिकायत का अजाला हो गया, दूसरा आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, कोई गिला नहीं रहता इस बात का। लेकिन जब आए बाएं शाएं करना शुरू कर दें तो समझ लें कि वो फिर मिला हुआ है। कराची के आज जो एहतजाज हो रहा है
वो वैसे नहीं एहतजाज हो रहा। ये एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी को भी आप कहें ना कि ये धांधली हुई है या नहीं, तो वो कहेगा धांधली क्या, धांधला हुआ है। लेकिन क्योंकि जो लोग इलेक्शन खेलने के माहिर होते हैं उन्हें पता होता है। अभी मैं एक पिछले एक प्रोग्राम में मैं बता रहा था कि इमरान खान को चाहिए कि वो केपी की असेंबली जो है वो अभी ना तोड़े, कुछ दिनों बाद तोड़े, चाहे महीने बाद तोड़े। मैंने तो उस टाइम 3 हफ्ते का कहा था, लेकिन महीने बाद तोड़े। महीने बाद ये तोड़ने के बाद फिर 2 महीने बाद जो है ना कौमी असेंबली की सीटों के लिए ना उसका मुतालबा कर दें कि उसके इलेक्शन होने चाहिए, उनको तोड़ने के लिए करें। क्यों? ये डिवाइड करें इन चीज़ों को। इस महीने पंजाब का होगा, 2 महीने बाद फ्रंटियर का होगा, 2 महीने बाद सिंध का होगा, 3 महीने बाद कौमी असम्बली का होगा, 4 महीने बाद जो है ना वो सेनेट का होगा। और सेनेट का भी इलेक्शन जो है वो पब्लिक सिलेक्ट करे, पब्लिक के वोट से सेनेटर का चुनाव होना चाहिए। कतई ये काम नहीं होना चाहिए कि भाई ये सूबाई असम्बली के मेंबर देते हैं जो करोड़ों में लेते हैं। क्योंकि पंजाब में अगर 5 आदमी या 6 आदमी, मेरा ख्याल है पंजाब में ज़्यादा होते हैं, 14 आदमी होते हैं शायद, में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इतने आदमियों को वो पेमेंट कर देता है और वो सेनेटर बन जाता है। कुछ तो पार्टी बेस पे बन जाते हैं और कुछ जो हैं वो पैसे देते थे। अभी शायद आपके इल्म में हो या ना हो, एक ख़ानदान है जिसके घर के 4 आदमी सेनेटर हैं। अब वो क्या, ना वो किसी पार्टी के हैं ना कुछ हैं, आज़ाद हैं। वो अपने मेंबर ख़रीद लेते हैं बलूचिस्तान से, क्योंकि ज़रा सस्ता मिल जाता है। फाटा से भी सस्ता मिल जाता था, फ्रंटियर से भी सस्ता मिल जाता था पहले। इसी तरह सिंध से भी सस्ता। पंजाब का ज़रा महंगा इसलिए होता था कि यहाँ मेंबर ज़्यादा उन्हें ऑक्युपाई करने पड़ते थे। इसी तरह एक घर के अगर 4 आदमी सेनेटर बन गए हैं, उनका टिकट फ्री, उनकी रिहाइश फ्री, उनकी गाड़ी फ्री, उनका पेट्रोल फ्री, उनका बिजली फ्री, उनको नौकर फ्री। मतलब है कि हर किस्म की फैसिलिटी। यानी अगर उस बंदे ने 1 अरब रुपया भी लगा के सेनेट की सीट ली है, बिलफर्ज मैं एक रफली बात कर रहा हूँ, 1 अरब रुपया भी लेके अगर उसने सेनेट की सीट ली है, तो उसने तो समझ लें कि 1 अरब रुपया उसका तो 1 साल का जो वो अखराजात हैं जो गवर्नमेंट ने करने हैं उस पर उसके पूरे हो जाते हैं। यानी जहाज़ के टिकट उसे महीने के कितने मिलेंगे, फिर फैमिलीज के साथ उसे रेस्टोरेंट, होटल और रिहाइश ये कहाँ तक मिलेगी, विज़िट कहाँ मिलेगा, इलाज कहाँ मिलेगा, इलाज का बिल जो है वो कौन पे करेगा, नौकरों का कौन करेगा, पेट्रोल का कौन करेगा। यानी ये सारे अखराजात करोड़ों में होते हैं। हर महीने उसका 1-2 करोड़ रुपए का बिल बनता है। जिसका करोड़ों में बिल बनता है उसके लिए अरब रुपया तो कोई चीज़ नहीं है। फिर उसने जो असल कारनामा है, बिलफर्ज मैं ही हूँ, अब तो वो वक्त चला गया, पहले के बात मेरे इल्म में थी कि कार्टन जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत होती थी, इतनी जाती नहीं थी हमारे कपड़ा बन के, कार्टन हमारी बाहर बिक जाती थी, रॉ मटेरियल जो है वो हमारा बिक जाता था। रॉ मटेरियल बेचने के लिए परमिट, यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद से परमिट पास करवाने के लिए करोड़ों रुपया रिश्वत देनी पड़ती थी। करोड़ों रुपया रिश्वत देनी पड़ती थी परमिट लेने के लिए। बेचना और उसको बेच के पाकिस्तान को टैक्स देना ये एक अलग बात थी। सिर्फ परमिट लेना कि भाई हमने इसको बेचना है, उसके लिए भी अगर वो एक आदमी एक परमिट लेके किसी को दे देता है, उसके सेनेट का उसका खर्चा निकल गया। फिर जब ये कमेटियों में बैठे होते हैं, जो मेंबरान की कमेटियां बनी होती हैं इनकी, वहाँ पे इन्हें बिलफर्ज मैं ही हूँ, मैं आ जाता हूँ कि भाई वो फलां प्रोजेक्ट जो है उसका
ये बजट है, उसका ये टेंडर है, उसका ये सिलसिला है। वो कहता है यार वो तो मैंने भी बहस की थी वहाँ पे, वो दो आदमी नहीं मान रहे, जो बाकी पार्टियों के दूसरे मेंबर हैं वो नहीं मान रहे, तो वो तुम्हारा काम है, तो यार अगर कहो तो मैं उनसे बात करके, यानी ये अंदर खाना बात होती है ये। मैं आपको एक पुरानी बातों में से कई कई बातें निकल आती हैं, अब बातें निकलती हैं तो फिर बात होती है। एक दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत थी और जरदारी जो है ये उस टाइम इसका मिनिस्टर था माहौलियात का। माहौलियात का मिनिस्टर था तो ये रिश्वत सरेआम लेता था। और फैक्ट्री वर्क, बिल्ड वर्क, में भी एक और बात की तरफ चला जाऊंगा। आपकी 2 करोड़ की फैक्ट्री है, इसने पता किया, हाँ भाई अच्छा उसकी है नज़ीर की है, नज़ीर को बुलाओ भाई नज़ीर, यार वो तुम्हारी फैक्ट्री जो है ना वो पोल्यूशन बहुत फैला रही है, वो केमिकल जो है बाहर निकलता है उसमें से पानी गंदा हो जाता है, ज़मीनों में जाता है, वो बहुत मसला बन रहा है गवर्नमेंट के लिए। तो उसने कहा फिर जी ये तो नाला बनाना पड़ेगा, ये तो फिर फिल्टर प्लांट लाना पड़ेगा, वो तो बड़ा महंगा पड़ जाता है। उसने कहा यार छोड़ो, महंगा पड़ता ही नहीं, तुम इस तरह करो कि कल जो है ना वो मुझे 2 करोड़ रुपया दे जाना। उस टाइम 2 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 83 की बात बता रहा हूँ। 2 करोड़ रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती थी। उसने कहा यार 2 करोड़ की तो मेरी फैक्ट्री है। उसने कहा भाई अगर फैक्ट्री चलानी है तो ये मुझे देना है, और अगर नहीं चलानी तो बंद कर दो, मेरी तो इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता कि तुम्हारे 2 करोड़ लगे हैं, ये 2 करोड़ की है, मैंने जो बात तुम्हें कही है वो तुम पूरी कर दो। अच्छा, बात मैं पहले जो कर रहा था उसकी पे आ जाता हूँ। बेनज़ीर की हुकूमत थी और ये मिनिस्टर था जरदारी। एक अमेरिकन कंपनी का नुमाइंदा जो है वो मेरे पास आया और उसने, वो एक दोस्त का भाई था, तो उसने मेरे से आके बात की। कहने लगे यार एक टेंडर है जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछानी है पेशावर से इस्लामाबाद तक, पिंडी इस्लामाबाद तक। ये 11 करोड़ रुपए का ये ठेका है, सबसे ब्लो ठेका। टेंडर जो है वो हमने डाल दिया है, हमारा है, निकल गया, हो गया अप्रूव, लेकिन अब ये दे नहीं रहे, उस पर साइन नहीं कर रहे कि भाई काम शुरू करें और ये कुछ करें। उसके लिए बकायदा इन्होंने रिश्वत मांगी हुई थी। उसके बाद एक और टेंडर, ये बेनज़ीर के पहले दौर की बात कर रहा हूं, शनाख्ती कार्ड का एक पहला प्रोजेक्ट आया था जो इन्होंने कहा जी कि हम कंप्यूटराइज करेंगे, और कंप्यूटराइज भी ऐसा होगा कि ये इसकी नकल नहीं बन सकेगी। 16 करोड़ रुपए का वो पहला पायलट प्रोजेक्ट, जिसका नाम दिया गया था कि ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है, और ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए था, क्योंकि उन्होंने एक ट्राई बेस पे ये काम करना था कि हम इसका कर लें। अमेरिकन एक कंपनी थी, उसका नुमाइंदा आया मेरे पास और उसने कहा जी कि अगर ये टेंडर आप हमारा मंजूर करवा दें तो हम मिनिस्टर को भी 3% देंगे और आपको भी 3% देंगे, यानी ये कमीशन है। मैंने कहा जी भैया कोई टेंडर हो चुका है? यानी उसने कहा जी टेंडर हो चुका है, सबसे बिलो हमारा टेंडर है, और हमारे बाद दूसरा टेंडर जो है वो डॉक्टर जाफर के बेटे जाफर एंड ब्रदर्स वालों का टेंडर हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारा ब्लो है, और दूसरा हमारे पास इराक, कुवैत, बहरीन और कई यूरोपियन ममालिक, उनके कार्ड जो है हम बकायदा बनाते हैं, और हम ही, हमारे पास पूरी एक फैक्ट्री है, जो पेपर भी है हमारा बनता है, मशीनें भी हमारी हैं, गाड़ियां भी हमारी हैं, सारा कंप्यूटराइज हमारा है सिस्टम। क्योंकि हमारे पास कोई बीच में आदमी नहीं मुदाखलत करता, इसलिए 2 नंबर चीज नहीं बन सकती। खैर,
मेरे तक बात आई, मैंने बात की, बात आगे चली गई। एतजाज़ एहसन तक बात पहुंचानी थी। एतजाज़ एहसन ने, मेरे कज़न ही थे जिनको मैंने कहा, क्योंकि वो उनके ज़रा घरेलू मरासम थे उनसे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी एक छोटा सा काम है, तो चलो इनका बिल्कुल जायज़ काम है कि टेंडर ही इनका बनता है, ब्लो टेंडर इन्होंने दिया है तो इन्हीं का पास होगा, तो आप, बड़ी अच्छी चीज़ है ये, और ये होने वाली है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में पायलट प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने, तो आप ये कर दें। वो उन्होंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं, मैं जाती हूँ और जाके तो बात करके आ जाता हूँ। वो बात करके गए। एतजाज़ एहसन ने कहा कि सॉरी जी, मुझे वो बनता था तकरीबन 40 लाख रुपया, यानी एतजाज़ एहसन को जो देना था 3% के हिसाब से वो 40 लाख रुपया बनता था। एतजाज़ एहसन ने बिल्कुल दो टोक बात की और बिल्कुल करेक्ट बात कही। उसने कहा जी मैं सॉरी करता हूँ, ये काम आपका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों भाई, उनका टेंडर सबसे ब्लो है और वही हकदार हैं। उसने कहा बात यह है कि डॉक्टर जाफर जो हैं वो हमारी पार्टी के आदमी हैं और बड़ी खिदमत है उनकी पार्टी के लिए, तो ये उनके बेटों को जो है ना ये टेंडर दिया जाएगा। मेरे पास तो रिपोर्ट थी, मैंने वो बता दी थी। मैंने कहा कि इन्होंने क्या किया हुआ है, जाफर ब्रदर वालों ने पीसी किसी से उठाया हुआ है, स्क्रीन किसी से उठाई है, पेपर किसी से उठाया है, प्लास्टिक किसी से उठाया है, कैमरे किसी से उठाए हुए, बना के फोटो सारा कुछ जोड़ के, तो उन्होंने कहा जी ये लें, हमने ये अपना सैंपल बना के दे दिया आपको। उन्होंने कहा जी कि एतजाज़ हसन ने उस टाइम मुझे बहुत लो प्राइस बताई, इतना मुझे मिल रहा है लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा है। क्यों? कि ये पार्टी वर्कर हैं, इनका काम हमें करना ज़रूरी है, हमें कुछ मिले या ना मिले। आपकी तरफ से 40 मुझे मिल रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा हैं, ये थोड़े मेरे लिए ज़्यादा हैं। क्यों? कि मुझे बेनज़ीर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि यही काम करना है और इन्हीं को देना है। पहले आपको मैंने बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर वाला, फिर उसके बाद एक ये शनाख्ती कार्ड वाला, फिर उसके बाद एक तीसरा, उस टाइम एक काम हुआ था कि एक मियां जावेद था यहाँ पे, टीएनटी का चेयरमैन उसी दौर में, नहीं मियां मकसूद था। मियां मकसूद को उस टाइम कोरिया गया हुआ था जरदारी और बेनज़ीर एक एग्रीमेंट करने के लिए, वहाँ पे वहाँ उनसे कुछ एग्रीमेंट करने थे गवर्नमेंट बेस पे, तो ये वहाँ गए थे। तो जरदारी ने मियां मकसूद को यहाँ से वहाँ बुलाया कोरिया और कहा यहाँ साइन करो। उसने कहा भाई मैं तो साइन नहीं करता, ये तो काम मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करता। उसने कहा नहीं करते हो तो ठीक है, बैठ जाओ इधर, बिठा लिया वहीं पे। यहीं से मियां जावेद को बुलाया, जावेद इकबाल, मियां जावेद इकबाल चेयरमैन, उसको अपॉइंटमेंट भी कर लिया चेयरमैन, और उसको वहीं बुलवा के तो साइन भी वहीं से ले लिए कि जी ये आपको बना दिया, ये साइन करो पहले। अब जिस आदमी को लॉटरी निकली हो कि चेयरमैन बन गया हो बैठे बिठाए, उसने तो कोई ना नहीं करना, उसने उसी टाइम साइन किए, वो गया। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो वर्कर होते थे इस्लामाबाद में, जैले जो थे उनके दोस्त बाप थे सारे, वो कहते थे यार कभी कोई काम आ जाए तो हमें बताना, अगर जरदारी को पता लग गया तो वो ये हमसे हमारी रोटी पानी छीन लेगा। यानी ये पीपल्स पार्टी के वर्कर जो है ना वो ये बातें करते थे, कुछ छुपी लुकी हुई बातें नहीं थी। बहुत सी बातें हैं इनकी जो की जाएं तो वो तो एक एक दिन क्या कई दिन जो है ना वो आप इनकी कहानियां सुनाते रहें जो ट्रू हुई हैं। और एक चीज़ आप जरदारी को आफरीन कहें, उसको कहें आप कि तुम गलत आदमी हो, वो कहेगा ठीक है, कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन आप किसी और लीडर को कहें कि तुम गलत हो, वो कहेगा नौज बिल्ला,
यानी कर रहा होगा, करता है। अभी भी इस टाइम ये निगरान हुकूमत, ये जो आई हुई है इम्पोर्टेड हुकूमत, नवाज शरीफ के कुछ वर्कर मौलाना फजल रहमान के बंदों के पास गए मिनिस्ट्री में। उन्होंने कहा जी कि हम भी तो आपके इत्तेहादी हैं, तो हमारा ये एक फलां आदमी है तो इसका ये काम करना है। उन्होंने कहा भाई देखें, मिनिस्ट्रियां तकसीम हुई हुई हैं, अपनी अपने जाके मिनिस्ट्री पे जाके तो अपने काम लो। हमें जो मिनिस्ट्री दी हुई है वो हमारे अपने आदमियों के लिए दी हुई है, तुम्हारे वर्करों के लिए नहीं दी हुई है। तुम अपने बंदों से जाके कहो वो तुम्हें एडजस्ट करें। ये चीज़ें हकीकत पे हैं। मुझे इन चीज़ों को गलत बयानी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि मैं कोई किसी के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ या मैं अपना कोई फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और मेरे नॉलेज में जो है। मेरी बातें अगर आपकी समझ में आती हैं तो मुझे हौसला अफजाई करने के लिए आप मुझे कोई मशवरा दे सकते हैं। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।